Hello students, so in the continuation of this chapter nucleus, okay, today we are going to start the next topic of this chapter, that is nuclear force. So students, पिछली क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारी न्यूक्लियस होती है उसमें न्यूक्लियॉन्स होते हैं और न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स आर बाउंड टुगेदर। तो अब न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स को बाउंड करने के लिए, पास पास रखने के लिए, न्यूक्लियस की फॉर्मेशन के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? मास डिफेक्ट से। मैंने आपको बताया था द सम ऑफ द मासेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द न्यूक्लियस इज ग्रेटर देन द मास ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये डिफरेंस जो होता है, दिस मास डिफेक्ट प्रोवाइड्स एनर्जी E इज इक्वल टू डेल्टा mc स्क्वायर। अब जब न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स बहुत पास पास आ जाते हैं, देखो शुरू में तो क्या होता है, हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। वी आर स्पेंडिंग द एनर्जी इन ब्रिंगिंग देम क्लोजर, इन ब्रिंगिंग द न्यूक्लियॉन्स क्लोजर। क्यों? क्योंकि हमें जो रिपल्सिव फोर्स है प्रोटॉन के बीच का, उसको ओवरकम करना है। और जब वो न्यूक्लियस की डायमेंशन में जब न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर ब्रॉट विद इन द न्यूक्लियस, देन देयर इज एन ओरिजिन ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ फोर्स। स्टूडेंट्स, यू विल श्योरली फैसिनेट। दुनिया में 4 तरह के ही फोर्स हैं: ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स। तो ये जो न्यूक्लियर फोर्स है, ये न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनके बीच में लगता है, लेकिन ये सब जगह नहीं लगता। इसकी कंडीशंस हैं। इसकी क्या? सबसे पहली कंडीशन तो इसकी ये है कि ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। ये तभी इफेक्टिव होता है जब पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस न्यूक्लियस की साइज के बराबर, न्यूक्लियर डायमेंशन के बराबर होगा, दैट इज 10⁻⁻15 मीटर। ओके, सो न्यूक्लियर फोर्स आर द स्ट्रोंगेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, दीज आर द स्ट्रोंगेस्ट फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन विच बाइंड द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर इन ए टाइनी न्यूक्लियस। दिस इज द स्ट्रोंगेस्ट फोर्स। मतलब आपसे अगर पूछा जाए तो ये जीके का भी क्वेश्चन बनता है कि भाई वीकेस्ट फोर्स कौन है? वीकेस्ट फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है। स्ट्रोंगेस्ट फोर्स कौन है? स्ट्रोंगेस्ट फोर्स न्यूक्लियर फोर्स है। तो एग्जाम में हमसे इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पूछ लिया जाता है। एवरी ईयर 2 प्रॉपर्टीज और 4 प्रॉपर्टीज आर आस्क्ड टू राइट इन एग्जाम। तो इसकी मैं आपको काफ़ी सारी प्रॉपर्टी बता देता हूँ और आप उनको लिखाना एग्जाम में। और आपको ये भी इंटरेस्टिंग लगेगा कि इसकी प्रॉपर्टी, जो न्यूक्लियर फोर्स है, इनकी प्रॉपर्टी बाकी सारे फोर्सेस की प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। मतलब आपने अभी तक कौन कौन से फोर्सेस पढ़े हैं? आपने ग्रेविटेशन फोर्स पढ़ लिया, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ लिया, आपने मैग्नेटिक फोर्स पढ़ लिया, लेकिन ये जो न्यूक्लियर फोर्स वाला जो प्राणी है ना, ये न्यूक्लियर फोर्स वाला जो प्राणी है, ये बहुत ही अजीब प्राणी है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी बाकी दोनों फोर्सेस की प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही होती है कि भाई ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई फोर्स नहीं है दुनिया में। दूसरा, ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, ठीक है। तीसरा, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड मास ऑफ द पार्टिकल्स। मैं पढ़ के भी बता देता हूँ, फिर आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। पहली प्रॉपर्टी जैसे मैंने लिखी है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड मास ऑफ पार्टिकल्स। मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो मास और चार्ज पर तो डिपेंड ही नहीं करता। इसका मतलब ये होता है कि देयर इज एन इक्वल फोर्स बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ओके, सेकेंड है, इट इज़ ए शॉर्ट रेंज फोर्स। शॉर्ट रेंज मतलब इट इज़ इफेक्टिव ओनली व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स इज 10⁻⁻15 मीटर। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी, थर्ड है, इट डज नॉट ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ। आपने देखा होगा पिछले जितने भी फोर्सेज हैं वो सब न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करते हैं, लेकिन ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे ही नहीं करता।
क्योंकि ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्स है, एक्शन रिएक्शन को ये फॉलो ही नहीं करता, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी फॉलो नहीं करता। आपने जितने भी फोर्स देखे होंगे सब में 1/r² डिपेंडेंस आ रही है फोर्स की, F = gm1m2/r², F = kq1q2/r², इसमें कुछ नहीं है ऐसा, तो इट डज नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। जनरली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, ये कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं और ये सेंट्रल फोर्स होते हैं, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स है ना तो कंजर्वेटिव है और ना ही ये सेंट्रल है। इट इज़ ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इट इज़ ए नॉन सेंट्रल फोर्स। तीसरा, इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव। कुछ जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी होता है, वो रिपल्सिव भी होता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ चार्जेस, बट न्यूक्लियर फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ये डिपेंड जो करता है ये पार्टिकल्स के स्पिन पे और एंगुलर मोमेंटम पे डिपेंड करता है। जो न्यूक्लियस के जो पार्टिकल्स हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनके स्पिन पे और एंगुलर मोमेंटम पे ये डिपेंड करता है। सो स्टूडेंट्स, ये न्यूक्लियर फोर्स, अब इसको समझने के लिए ये हमें समझना होगा फोर्स और डिस्टेंस का ग्राफ और पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस का ग्राफ। एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि भाई न्यूक्लियस के जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी का डिस्टेंस के साथ ग्राफ है वो बना दो, और या फोर्स का डिस्टेंस, और क्योंकि फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड होते हैं, क्या रिलेशन है, F = -dy/dr। तो देखो अब पहले मैं पोटेंशियल एनर्जी का आपको समझाऊंगा। जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, मतलब नेगेटिव इंक्रीज होगा, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। तो जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है तो फोर्स होता है 0, मतलब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मीन्स सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, पार्टिकल्स आर एट देयर रेस्पेक्टिव मीन पोजिशंस, ऑल द न्यूक्लियॉन्स आर इन इक्विलिब्रियम। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मतलब मैक्सिमम नेगेटिव, दिस इज द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी -40 MeV। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की कंडीशन में फोर्स होता है 0, ठीक है। और उसके बाद जैसे जैसे डिस्टेंस और कम होएगी ये पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होनी शुरू होगी, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0, तो फोर्स बन जाएगा फिर आगे रिपल्सिव। तो देखो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी मतलब अट्रैक्टिव फोर्स और पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी मतलब रिपल्सिव फोर्स। फोर्स और डिस्टेंस का, पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस का ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ कर दिया गया है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा ये न्यूक्लियर फोर्स का टॉपिक ओवर हो गया। और इसका अगर एक्सप्लेनेशन दें तो मेसन्स के बेसिस पर वो एक्सप्लेनेशन होता है न्यूक्लियर फोर्सेस का, कि किस वजह से पार्टिकल्स के बीच में फोर्स लगते हैं, ठीक है। पाई मेसन्स होते हैं, एक्सचेंज होता है पाई मेसन का, ये एक्सप्लेनेशन भी मैं यहाँ पर कर देता हूँ। एक्सप्लेनेशन किसका, एक्सप्लेनेशन ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मेसन थ्योरी, ऑन द बेसिस ऑफ युकावा मेसन्स थ्योरी, ठीक है। एक तरह के पार्टिकल्स होते हैं मीजोन्स। सो जैसे मान लो प्रोटॉन और प्रोटॉन है, सो प्रोटॉन के बीच में ये π0 मेसन की वजह से फोर्स लगेगा। 3 तरह के मेसन्स होते हैं, पॉजिटिव मेसन, नेगेटिव मेसन्स और न्यूट्रल मेसन्स। तो ये न्यूट्रल मेसन्स, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स लगेगा ये नेगेटिव पाई मेसन की वजह से, क्योंकि एक माइनस चार्ज इसको दे दोगे तो न्यूट्रॉन बन जाएगा, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लगेगा वो पॉजिटिव पाई मेसन की वजह से लगेगा। तो ये थ्योरी है, जनरली ये नहीं पूछा जाता। हमारा इस टॉपिक में प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस ही पूछी जाती हैं, और वो मैंने आपको कई सारी 8-9 प्रॉपर्टीज़ बताई हैं, 4 या 5 मुश्किल से पूछी जाती हैं। तो इतना हो जाएगा। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है, स्मॉल टॉपिक है, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। सो फिजन क्या होता है स्टूडेंट्स, कुछ हैवी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस होती हैं जो अनस्टेबल होती हैं, उनको अगर थोड़ा सा आप जैसे मान लो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन की फायरिंग करोगे, प्रोजेक्टाइल पार्टिकल से हिट कराओगे तो दे स्प्लिट,
ठीक है, दे ब्रेक, दे डिवाइड इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई, और जब वो स्मॉलर न्यूक्लियाई में टूटते हैं, कोई बड़ा न्यूक्लियस जब स्मॉलर न्यूक्लियाई में टूटता है तो कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स एमिट होते हैं और साथ में वहाँ पर क्या होता है, एनर्जी भी रिलीज होती है। सो न्यूक्लियर फ्यूजन इज द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ ए हैवी न्यूक्लियस इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई विद द रिलीज ऑफ इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है यूरेनियम का फिजन, मतलब जो यूरेनियम एटम्स होते हैं, जो यूरेनियम न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम यूज़ करते हैं, क्या होता है, यूरेनियम न्यूक्लियस पर जब स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स को हिट कराते हैं तो ये एब्जॉर्ब करके 92U236, और ये बहुत अनस्टेबल न्यूक्लियस होती है, इट स्प्लिट्स इनटू 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई बेरियम क्रिप्टन विद द इजेक्शन ऑफ 3 न्यूट्रॉन एंड इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वो न्यूक्लियर फिजन से करते हैं, एटम बम के अंदर भी न्यूक्लियर फिजन से, सो बहुत एनर्जी इसमें रिलीज होती है। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो फ्यूजन क्या होता है, देखो स्टूडेंट्स, फ्यूजन में तो बड़ा न्यूक्लियस 2 छोटी न्यूक्लियाई में टूट जाता है, फ्यूजन में स्मॉलर न्यूक्लियाई आर कंबाइंड टू फॉर्म ए बिग न्यूक्लियस, मतलब 2 छोटे छोटे न्यूक्लियाई को मिलके एक बड़ा न्यूक्लियस अगर हम बना दें तो वो फ्यूजन, फ्यूज करना, मिलाना। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि न्यूक्लियाई इजीली कंबाइन नहीं होती हैं। जैसे मान लो मैंने हाइड्रोजन की न्यूक्लियस को मिला के हीलियम का न्यूक्लियस बना दिया, तो ये आसानी से थोड़ी ना रिकम्बाइन होगा। क्यों? क्योंकि इसमें तो रिपल्सिव फोर्स है, तो रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करना पड़ेगा, तो उसके लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, तो टेम्परेचर से एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एक तो इसकी एनर्जी, और फिर जब मास डिफेक्ट की वजह से इसमें एनर्जी निकलती है, तो चाहे तो न्यूक्लियर फ्यूजन है और चाहे न्यूक्लियर फ्यूजन है, दोनों ही न्यूक्लियर रिएक्शंस में काफ़ी अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। सो दीज रिएक्शंस आर एग्जाम्पल्स ऑफ, क्या कहते हैं उसको, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक काफ़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी हीट और लाइट की फॉर्म में रिलीज होती है। तो फ्यूजन में उससे भी ज़्यादा होती है। तो सन के अंदर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन है गैस, उसका फ्यूजन हो रहा है, उसकी वजह से काफ़ी एनर्जी सन में से हीट और लाइट की फॉर्म में निकल रही है। तो ये स्मॉल टॉपिक फ्यूजन और फ्यूजन का हो गया। इस तरह से ये आपका चैप्टर ओवर हो गया। बहुत स्मॉल टॉपिक, बहुत स्मॉल चैप्टर ये था, क्योंकि इसका काफ़ी सारा सिलेबस इस पर्टिकुलर एकेडमिक ईयर के लिए डिलीट कर दिया गया है। सो नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।